नमस्कार साथियों, मैं अमनीश मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बेहतर चल रही होंगी। इन्हीं तैयारियों को और बेहतरीन बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र में हम लोग पढ़ रहे हैं समष्टि अर्थशास्त्र का अध्याय 3 मुद्रा और बैंकिंग, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मनी एंड बैंकिंग। और आज उसका है भैया लेक्चर नंबर 4। ठीक है, कौन सा है? लेक्चर नंबर 4। हमने लेक्चर 1, 2, 3 कवर कर लिया है। 1 में वस्तु विनिमय प्रणाली, 2 में मुद्रा के कार्य और 3 में मुद्रा का महत्व। तो आज लेक्चर नंबर 4 में क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो अभी तक जो हमने जिक्र करा है वो इस शब्द का करा है, बार बार में मुद्रा 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 मुद्रा। अब आज से जो जिक्र होगा वो इस शब्द का होगा, बैंकिंग बैंकिंग बैंकिंग। मतलब हम कह सकते हैं इस चैप्टर का आधा भाग हमने कवर कर लिया है, अब दूसरे भाग की तरफ चल रहे हैं। और जब बात बैंकिंग की करेंगे तो सबसे पहले ये जाने तो सही कि बैंक शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, कहां से आया ये बैंक शब्द। ठीक है, फिर इस बैंक की परिभाषा जानेंगे और फिर हम बात करेंगे व्यावसायिक बैंक के बारे में, कॉमर्शियल बैंक के बारे में। तो चले शुरू कर दे आज के लेक्चर को, कर दे शुरू। 1, 2, 3 स्टार्ट। बैंक शब्द की व्युत्पत्ति, ठीक है, ओरिजिन ऑफ बैंक वर्ड। ठीक है, जो बैंक वर्ड है उसका ओरिजिन कहां से हुआ, कैसे इसकी शुरुआत हुई है, वो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, और बाकी हम यहां पर अभी ये नहीं पढ़ेंगे कि भारत की बैंकिंग हिस्ट्री क्या है, भारत में पहला बैंक कब स्थापित हुआ, क्या हुआ, ये हम लोगों को नहीं पढ़ना। ये फिर बिल्कुल क्या हो जाता है, कॉम्पिटिटिव लेवल पर चला जाता है, कंपटीशन के लेवल पर पढ़ाया जाता है कि ये वाला जो बैंक है हमारा सबसे पहला बैंक था, इसने स्थापित करा, उसने स्थापित करा। इतना ज्यादा भी डिटेल में नहीं जाना। चलिए, तो बैंक शब्द की व्युत्पत्ति देखते हैं। बैंक एक सर्व प्रचलित एवं सर्व प्रयोगी शब्द है। तो आज हम ये सर्व प्रचलित है मतलब बहुत अच्छे से प्रचलित है, जाना पहचाना है, और सर्व उपयोगी भी है, मतलब सब उसका उपयोग भी कर रहे हैं। बैंक का उपयोग मैं भी करता हूं, आप भी उपयोग करते हैं, सभी हम लोग उपयोग करते हैं, जिसके अर्थ से साधारणतः सभी अवगत है। मतलब उससे आज के समय में लगभग सभी उसके बारे में जानते हैं। अवगत का मतलब क्या है, उसके बारे में सब जानते हैं। बैंक के बारे में आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। ऐसा नहीं है कि बैंक बोलते आप कौन सा शब्द है सर, ये क्या होता है बैंक, ऐसा तो कोई नहीं बोल सकता। आपका खाता हो या ना हो, आपका ट्रांजैक्शन चलता हो या ना चलता हो, परंतु कम से कम आपने बैंक का नाम तो सुना होगा। और नहीं भी सुना होगा तो आप कभी मार्केट में गए होंगे तो देखा होगा ये फलाना बैंक, ये बैंक। तो बैंक का नाम हम सब ने सुना है कहीं ना कहीं। किंतु इसके इतिहास की तरफ जाए तो पता चलता है कि बैंक शब्द की व्युत्पत्ति इटालियन भाषा के बंको शब्द से हुई है। इटली में लोग बेंचों पर बैठकर मुद्रा परिवर्तन का कार्य करते थे। परंतु अगर हम इसी बैंक शब्द का इतिहास उठाए, इसी की अगर हिस्ट्री उठाए, अगर इसी की हम इतिहास में जाकर के पता करें, तो ये जो बैंक शब्द की उत्पत्ति हुई है वो कहां से हुई है? इटालियन शब्द। ठीक है, इटालियन शब्द का मतलब कहां का? इटली का शब्द है। तो इटली के शब्द एक है बंको। कौन सा शब्द है? बंको। उस बंको शब्द से फिर बाद में क्या है? बैंक आया, बंको से बैंक आया। तो अब क्या है, जो वहां पे इटली में लोग बेंचों पर बैठ करके मुद्रा परिवर्तन का कार्य करा करते थे। ठीक है, मुद्रा को ये ले ले, ये दे दे, तो बेंचों पर बैठ करके काम करा करते थे, तो वहां से बंको। ये जैसे आप लोग सोच रहे हो बैंक कहां से आया, कहां से आया, किताब में ढूंढ लिया बैंक कहां से आया, कहां से आया, परंतु ये फिर मैंने अब आपको बता दिया। अब आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं, और आपको भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं। कालांतर में जो फ्रांसीसी भाषा के बैंके में बदलता हुआ अंग्रेजी भाषा में बैंक कहा जाने लगा। कालांतर का मतलब क्या होता है? काल का मतलब आप समझते हैं, समय। ठीक है, काल का मतलब समय, और कालांतर मतलब काल में अंतर, मतलब समय में अंतर। तो जैसे जैसे समय में अंतर आता गया, अंतर कैसे आएगा? जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, मतलब कालांतर का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, मतलब आगे हुआ समय, उसमें जो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है बैंके। ठीक है भाई, उत्पत्ति कहां से हुई? इटालियन भाषा के से, फिर फ्रांसीसी भाषा में उसको थोड़ा और प्योर कर दिया गया बैंक के, और फिर वो अंग्रेजी भाषा में बन गया बैंक। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में बन गया बैंक। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर भारतीय इतिहास से कोई भी शब्द निकला है ना बेटा, उसका अर्थ है, एग्जैक्टली अर्थ है। ये चीज आप कभी भी देखिएगा, भारत के इतिहास से, भारत की भूमि से, भारत की भाषा से अगर कोई भी शब्द निकला, उसका कुछ ना कुछ एग्जैक्ट अर्थ है। अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, ये जो बैंक के, बैंक क्या अर्थ है इसका? बैंक को बोल दिया, बेंच पर बैठ करके मुद्रा का लेन देन करते थे, उससे क्या हुआ? तो यहाँ पे शब्द, अब उत्पत्ति क्या हुई है वो मैंने आपको बता दिया, पर ज्यादा इसमें नहीं जाना कि इसका अर्थ क्या है, वो क्या है। कालांतर में बैंक शब्द का प्रयोग मुद्रा का लेन देन करने वाली संस्थाओं के लिए किया जाने लगा। फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया तो बैंक उस संस्थाओं के लिए ये शब्द उपयोग होने लगा जो कि मुद्रा का लेन देन करती है, मुद्रा का आदान प्रदान करती है। जैसे कि ये लेन देन, एक हाथ दिया एक हाथ लिया, भाई पैसे दे और पैसे ले। ओके, ये बैंक शब्द की जो कहानी थी वो मैंने आप लोगों को बता दी।
एक अन्य धारणा के अनुसार बैंक शब्द की व्युत्पत्ति जर्मनी भाषा के बैंक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है सम्मिलित स्कंद कोष, ठीक है, जॉइंट स्टॉक फंड। और अब एक कहानी इटली की है और फ्रांस की है, और अब एक कहानी जर्मन कि भाई जर्मनी का जो शब्द है बैंक, उससे शुरुआत हुई है और इसका अर्थ क्या होता है, सम्मिलित स्कंद कोष, मतलब जॉइंट स्टॉक फंड है, ठीक है, हमने मिलकर के कोई फंड बना रखा है, कोष बना रखा है। अतः बैंक शब्द की उत्पत्ति के बारे में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। तो बैंक शब्द की जो उत्पत्ति है उसके बारे में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते कि भाई कहां से एग्जैक्टली शुरुआत हुई है, परंतु आप लोग किसी दूसरे व्यक्ति को बता सकते हो कि भैया वहां से हुई थी, जर्मन का भी है, इटालियन का भी है, वो आप पूरी कहानी बता सकते हो। फिर लास्ट में जाकर के आप ये बात कह सकते हो कि एग्जैक्टली नहीं कहां से हुई, परंतु ये बातें कही जाती है। और अब ये जो पूरा बैंकिंग सिस्टम है, इसकी जो शुरुआत हुई ना बच्चों, वो कहां पर हुई, यूरोप में हुई। इसकी शुरुआत कहां पर हुई, यूरोप में हुई। और यूरोप में शुरू होने के बाद फिर धीरे धीरे क्या हो गया, पूरे वर्ल्ड में फैल गया, पूरे विश्व में बैंक फैल गया। अब देखिए बैंक शब्द की कहां से उत्पत्ति हुई, क्या अर्थ है क्या नहीं, इन सब को छोड़ रहे, परंतु आज बैंक हमारे लिए बड़े ही महत्वपूर्ण है, बड़े ही इंपॉर्टेंट काम हमारे लिए बैंक कर रहे हैं। बैंक की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ बैंक। अब बैंक की उत्पत्ति कहां से, इस जो शब्द है ये शब्द कहां से आया वो हमने जान लिया, परंतु इस शब्द का एग्जैक्टली अर्थ क्या है। अभी हमने लास्ट में पढ़ा कि जो भी संस्था मुद्रा का लेन देन करती है वो आज बैंक शब्द का प्रयोग करती है, परंतु बैंक की अगर डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाए तो आप लोग क्या लिखोगे वो मैं आपको बता देता हूं। बैंक एक ऐसी संस्था है जो अपने ग्राहकों को धन संबंधी समस्त लेन देन की सुविधा प्रदान करती है। तो देखिए बैंक एक ऐसी संस्था है, और संस्था किसको कहा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन किसको कहा जाता है, जो कि बेटा कुछ निर्णय ले सके, उसी को संस्था कहा जाता है। परिवार भी एक संस्था है, लर्न एंड शेयर भी एक संस्था है, ठीक है, सब जो एक निर्णय ले सकते हैं भाई ये करना है या नहीं करना। तो बैंक एक ऐसी संस्था है जो अपने ग्राहकों को, मतलब जो उसके कस्टमर है, उन कस्टमरों को धन संबंधी समस्त लेन देन की सुविधा प्रदान कर सकती हो। धन से जुड़ी हुई जो भी लेन देन की सुविधा है वो दे सकती है। मतलब आपका धन जमा करना हो तो बैंक बोलेगा मुझे कराओ ना, मैं आपको एक्स्ट्रा पैसा दूंगा। आपको उधार चाहिए, अरे मुझसे लो ना, क्यों चिंता कर रही है, लो थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो बैंक हमारे जो ग्राहक है उन ग्राहकों के धन संबंधी जो भी लेन देन की बात होती है, उन लेन देन की बात को करने वाला, उनको पूरा कंप्लीट करने वाला, वो सुविधाएं देने वाला, वो संस्था क्या कहलाती है, बैंक कहलाती है। ये बैंक है। आपने कभी ऐसा सोचा होगा यार ये बैंक है, उसको बोलते तू पैसा दे, तू पैसा ले जा, तो इनको प्रॉफिट क्या हो रहा है सर? क्यों फालतू की इतनी माथापच्ची करते हैं, अरे अरे भाई तू लेके जा, तू देके जा, क्यों इतना? तो देखो भैया जो भी काम हो रहा है ना उसमें प्रॉफिट तो है ही, प्रॉफिट के लिए ही काम हो रहा है, तो वो प्रॉफिट समझाऊंगा अभी। भारतीय बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 के अनुसार, देखिए अब इसके अनुसार जो हमारा इंडियन बैंकिंग कंपनीज एक्ट है 1949 में, अब एक तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि भारतीय बैंकिंग कंपनी एक्ट भारत में कब आया, 1949 में कब आया, 1949 में आया। और इस भारतीय बैंकिंग कंपनी एक्ट के अनुसार जो बैंकिंग की या बैंक की परिभाषा दे रखी है वो क्या है, बैंकिंग से तात्पर्य ऋण देने अथवा विनियोजन के लिए जनता का धन जमा करना है, जो मांग करने पर लौटाया जा सकता है तथा चेक, ड्राफ्ट अथवा अन्य प्रकार की आज्ञा द्वारा निकाला जा सकता है। अब देखिए बैंकिंग से क्या तात्पर्य बोला गया है, ऋण देने अथवा विनियोजन के लिए जनता का धन जमा करना। भाई ऋण देने के लिए, उधार देने के लिए जनता का पैसा जमा करा है, या विनियोजन के लिए, विनियोजन का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, निवेश करने के लिए, कोई प्लानिंग करने के लिए, इन चीजों के लिए जनता का पैसा जमा करना लिया है। अब जनता से पैसा लिया है, क्यों लिया है, लोगों को उधार देने के लिए, किसी विनियोजन, निवेश के लिए, उधार देने के लिए, इन चीजों के लिए हमने जनता का पैसा जमा करा है। और उसके साथ साथ जब भी लोग मांग करेंगे, जब भी लोग डिमांड करेंगे, वो पैसा उनको लौटाना पड़ेगा। और जब भी चेक, ड्राफ्ट या किसी भी प्रकार से वो अपनी आज्ञा के द्वारा भी वो निकाल सकते हैं। ये सारे काम करने वाली जो संस्था है उसको क्या कहा जाएगा, बैंक या बैंकिंग कहा जाएगा। मतलब लोगों को ऋण देने के लिए, विनियोजन, इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो पैसा जनता से मांगता है, जनता से वो संस्था मांगती है और फिर दूसरे लोगों को उधार देती है निवेश करने के लिए, अपने काम करने के लिए। और जिन लोगों ने पैसा जमा कराया है वो कभी भी अपनी इच्छा से पैसा निकाल सकते हैं। ये पूरा सिस्टम चलाने वाली संस्था क्या कहलाएगी, बैंक कहलाएगी। इसको हम बैंकिंग कहेंगे। अब हम आ जाते हैं बच्चों व्यावसायिक बैंकों पे, ठीक है। व्यावसायिक बैंक या इनको व्यापारिक बैंक भी कहा जाता है। काफी जो किताबें हैं वहां पे क्या लिखा जाता है, व्यापारिक बैंक लिखा जाता है, व्यापारिक बैंक। और हम इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे गुरुजी, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं बेटा कॉमर्शियल बैंक। कौन से बैंक से, कॉमर्शियल बैंक, व्यापारिक बैंक, व्यावसायिक बैंक, और इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं, कॉमर्शियल बैंक कहते हैं बेटा।
अब हमें इस पूरी अर्थव्यवस्था में दो प्रकार के बैंक देखने को मिलते हैं। एक होता है बच्चों केंद्रीय बैंक। कौन सा होता है? केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक जिसको कहा जाता है, जिसके बारे में हम आगे बाद में पढ़ेंगे। और एक होते हैं व्यावसायिक बैंक या व्यापारिक बैंक या कॉमर्शियल बैंक जिनको इंग्लिश में कहा जाता है। ये दो प्रकार के बैंक होते हैं। कॉमर्शियल बैंक आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, गांव में, शहरों में, सब कुछ। और इन सब के ऊपर जो कंट्रोल करने वाला है ना, इन सबको सही दिशा दिखाने वाला जो है वो केंद्रीय बैंक होता है। हमारे देश का जो केंद्रीय बैंक है वो भारतीय रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अगर इन केस मान लीजिए कि आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है और आपको याद नहीं आया, तो पैसा काम आएगा वहां पर भी मनी काम आएगा, वहां पर भी मुद्रा काम आएगी। कैसे काम आएगी? जेब में 10 का, 5 का, 100 का, 50 का, 200 का जो भी नोट होना वो नोट निकालिएगा और उस नोट के ऊपर जितना भी जिसका भी नाम लिखा हुआ वो नाम आप पढ़ करके लिख दीजिएगा। तो यहाँ नोट के ऊपर लिखा हुआ रहता है भारतीय रिजर्व बैंक। क्या लिखा हुआ रहता है? भारतीय रिजर्व बैंक। तो जो भी नोट आपकी जेब में पड़ा हो उस नोट को निकाल करके भारतीय रिजर्व बैंक, हाँ भारतीय रिजर्व बैंक तो वहां पर भी आपको मनी काम आ जाएगा। देखिए मनी का ये भी महत्व है कि एग्जाम में 1 नंबर भी दिला सकता है अगर आप भूल जाते हो तो, पैसा भूलना नहीं। तो वो केंद्रीय बैंक है, वो सारे बैंकों को कंट्रोल करने का काम करता है, उनको बताता है ये काम करना है, वो करना है, सब कुछ। तो दो प्रकार के बैंक होते हैं, एक केंद्रीय बैंक जिसको सेंट्रल बैंक कहा जाता है और दूसरे होते हैं व्यापारिक या व्यावसायिक बैंक जिनको कॉमर्शियल बैंक कहा जाता है। पहले हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, पहले इन सब के बारे में पढ़ लेते हैं और इन सब के बारे में पढ़ने के बाद फिर हम केंद्रीय बैंक के बारे में पढ़ेंगे, जिससे समझ में आएगा कि एग्जैक्टली व्यापारिक बैंक है क्या। नहीं तो केंद्रीय बैंक के फंक्शन में, कार्यों में लिखा हुआ आएगा कि केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों पर नियंत्रण करता है, फिर पूछोगे सर जी पहले व्यावसायिक बैंक तो बताओ, तो इसलिए अपन पहले व्यावसायिक बैंक ही पढ़ेंगे। ये जनता से जमा स्वीकार करते हैं और इस रकम का कुछ भाग उन लोगों को देते हैं जो उधार लेना चाहते हैं। तो देखिए अगर पूरा बैंकिंग सिस्टम चल रहा है वो दो लोगों पर चल रहा है। किन दो लोगों पर? पहला है जमाकर्ताओं पर। जमाकर्ता, ये जमाकर्ता वो व्यक्ति है बेटा जिनके पास पैसा कुछ ज्यादा ही है, ठीक है, जिनके पास अधिक पैसा है, अधिक रुपया है, अधिक पैसा है उनके पास, ठीक है। अभी मैं आगे आपको पूरी कहानी समझाऊंगा क्या है अधिक रुपया होने का अर्थ। क्या है अधिक रुपया होने का अर्थ? यह है, अपन ने पढ़ा था ना वो किन्स की बात, क्या बोला था उसने, y = c+s या i, कि भाई जो आपकी इनकम होगी उसमें से दो ही काम हो सकते हैं, तो उपभोग और बचत, ये दो ही होते हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति पैसा महीने का 1 लाख रुपए कमाता है, पर उसके जो जनरली खर्चे हैं वो 20,000 रुपए हैं, 30,000 रुपए हैं, 70,000 रुपए क्या हो रहा है? बच रहे हैं। खूब पैसा है 70,000, ले जाकर के बैंक में डाल दिया, ठीक है। अब उस व्यक्ति को ज्यादा सपने नहीं है कि भाई कोई बड़ी फैक्ट्री खोले करेंगे, नहीं, अरे बहुत इतना कमा रहे, बहुत 70,000 रुपए ले जाकर के बैंक में डाल दिए। तो एक तो क्या होते हैं जमाकर्ता होते हैं जिनके पास अधिक पैसा होता है, जिनकी जरूरत नहीं है उस पैसे की, वो बैंक में ले जाकर के जमा कराते हैं। और दूसरे होते हैं बेटा मांगकर्ता, जो मांगने वाले होते हैं, जिनके पास कम रुपया होता है। जनरली हमेशा हम ये नहीं कह सकते कि कम रुपया, मतलब हो सकता है कि वो बड़ा बिजनेस करने के लिए ले रहा हो, उसके पास पैसे की कमी है इसलिए ले रहा हो। तो जमाकर्ता और मांगकर्ता, जमाकर्ता वाले बैंक को ले जाकर के देते हैं और फिर बैंक उन मांगने वालों को पैसा देता है। तो व्यावसायिक बैंक क्या है? ये जनता से जमा स्वीकार करते हैं, ऐसी जनता से जिनके पास अधिक पैसा है, और फिर उस जनता को उस जनता के पैसे के उस भाग में कुछ भाग देते हैं जो कि उधार लेना चाहते हैं। अब ये पूरी कहानी में आपको पूरे आगे नेक्स्ट स्लाइड पर और भी अच्छे से समझाऊंगा। दिए जाने वाली ब्याज दर उधार लेने वाले से वसूली जाने वाली ब्याज दर से कम होती है, इस बात को याद रखिएगा। इन दो प्रकार की ब्याज दरों का अंतर, जिसे स्प्रेड कहते हैं, बैंक का लाभ होता है। पढ़ लिया? अब एक बार इसको यहीं रोक दो, अपन आगे चलते हैं। एक बार मैं आपको पहले कहानी समझा देता हूं कि क्या है एग्जैक्ट। यहां पर हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? बैंक की कर रहे हैं। तो बैंक की कर रहे हैं तो बैंक को बिल्कुल रख देते हैं बीच में। क्या कर देते हैं? बैंक को रख देते हैं बिल्कुल बीच में। अब एक चीज को आप समझिएगा पहले कि जो भी बैंक है, जितने भी व्यवसाय के जो व्यापारिक बैंक है, उनके पास जितना भी पैसा जमा होता है ना बेटा, जितना भी पैसा जमा होता है उसमें से कुछ भाग खुद के पास और कुछ भाग केंद्रीय बैंक के पास रखना होता है। जो कुछ भाग खुद के पास और कुछ भाग केंद्रीय बैंकों के पास रखना होता है उनको हम CRR और SLR कहते हैं। जो भाग केंद्रीय बैंक के पास रखना होता है वो CRR है, जो खुद के पास रखना होता है वो SLR है। और ये दोनों जो तय करता है वो भी केंद्रीय बैंक ही तय करता है कि कितना % खुद के पास और कितना % हमारे पास। इन दोनों को मिलाकर के हम बोलते हैं LRR। देखो कहानी को समझो,
जैसे आज मैं हूं, मेरा किसी बैंक में अकाउंट है, अब मेरा बैंक में अकाउंट है तो मुझे कुछ ना मिनिमम बैलेंस उस पर रखना पड़ेगा, 500, 1000, 2000 ये। वैसे जनधन खाता के हिसाब से 0 पे जिनके खुले उनको कुछ भी नहीं रखना, परंतु एक जो नॉर्मल फिगर होता है वो आपको 500, 1000 रुपए रखने ही पड़ते हैं। जैसा हम जनता का जो खाता है वो इन बैंकों में है, ऐसे इन सारे बैंकों का खाता किसके पास है? केंद्रीय बैंक के पास है। तो केंद्रीय बैंक ने बोला अच्छा होशियार बनता है, तुम तो जनता से कुछ एडवांस रखते हो और मेरे पास नहीं रखोगे, चलो चल लाइन में लग, थोड़े बहुत पैसे रख के जाने पड़ेंगे। ये मजाक की बात है। कुछ नियम है कि आप कुछ पैसा हमारे पास बैंक के, केंद्रीय बैंक के पास रखो, बस समझने में आसानी। जैसे हम हमारे बैंकों में कुछ मिनिमम अमाउंट रखते हैं जो निकाल नहीं सकते, वैसे कुछ अमाउंट के सारे व्यावसायिक बैंकों को केंद्रीय बैंकों में रखना होता है, क्योंकि इन व्यावसायिक बैंकों का खाता कहां पर है? केंद्रीय बैंकों के पास है। और कुछ अमाउंट इनको अपने पास रखना पड़ता है एज एक्स्ट्रा में। तो जितना भी जनता जमा कराएगी उसका कुछ परसेंट क्या होता है? सीआरआर और एसएलआर होता है, जिसको हम मिला करके एलआरआर बोल देते हैं। मतलब जितना भी जमा होगा उसमें से कुछ ना कुछ तो अपने पास रखना ही पड़ेगा, एलआरआर रखना पड़ेगा। ये जो रेट है, ये जो दर है सीआरआर एसएलआर, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करता है। ये तीनों क्या होते हैं इनको बड़े विस्तार से हम केंद्रीय बैंक वाले में जानेंगे बेटा, अब भी नहीं, ठीक है ना? ये सिर्फ आपको मैंने बेसिक समझाया। अब देखिए, अब यहां पर ये बैंक है, अब बैंक में दो लोगों के भरोसे बैंक चल रहा है। तो पहले कौन से हैं? जमाकर्ता। पहले कौन से हैं? जमाकर्ता, जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, खूब पैसा है, भाई पैसा ही पैसा है, तो पैसा ही पैसा है, तो घर में रखने से अच्छा क्या है? बैंक में रखो, क्योंकि अगर बैंक ज्यादा ब्याज दर दे रहा है तो आप ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे, पढ़ा है ना अपन लोगों ने। तो ये जमाकर्ता क्या होता है? बैंकों में ले जाकर के पैसा जमा करा देते हैं। अब अपन एक उदाहरण लेते हैं, ठीक है? काल्पनिक उदाहरण है, ऐसा बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं। एक उदाहरण के तहत जितने भी जमा करता है, जितने भी लोगों ने पैसा जमा कराना था, 1 लाख रुपए बैंक के पास जमा है। कितने रुपए जमा है? 1 लाख रुपए बैंक के पास जमा है। अब केंद्रीय बैंक के रूल्स के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि जितना भी है उसमें से 5% आपको एलआरआर रखना है। मतलब इसमें सीआरआर और एसएलआर दोनों है, खुद के पास और कुछ केंद्रीय बैंक का, दोनों इसमें आ जाएंगे। 5% का मतलब है 5000 जो रुपए है वो किसके हो जाएंगे? एलआरआर के हो जाएंगे। मतलब उनको छेड़ ही नहीं सकते बैंक वाले, उसमें कुछ भाग केंद्रीय बैंक का और कुछ भाग खुद के पास रखने का आदेश है केंद्रीय बैंक के द्वारा। मतलब अब बचे कितने? 95,000 रुपए। ओके, अब इन जमाकर्ताओं ने बैंक में पैसा जमा कराया। अब बैंक में पैसा जमा कराया, क्यों करवाया? क्योंकि उनको पता था ब्याज मिलेगा। तो ये इनको जो बैंक है वो क्या करेगा? इनको देगा बेटा ब्याज, ठीक है? ब्याज देगा। अब लोगों ने 1 लाख रुपए जमा कराया तो ब्याज तो 1 लाख रुपए पे ही देगा, और इसने कह रखा हम आपको 10% ब्याज देंगे। कितना देंगे? 10% हम लोग आपको ब्याज देंगे। तो 10% ब्याज देने का मतलब ये हो गया कि 1,10,000 रुपए का इसको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? इसने लोगों से कितना लिया था? 1 लाख रुपया लिया था। लोगों को लौटाना कितना है? 1,10,000 रुपए लौटाना है। अब जब यहां पर 1 लाख रुपए आ गए बैंक के पास, जब बैंक के पास 1 लाख रुपए आ गए, देखो पहली बात तो ये कि एक दिन में सारे लोग पैसा लेने नहीं आते, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ये हम मान करके चलते हैं। हम दो बातें अर्थशास्त्र में, स्पेशली बैंकिंग की फील्ड में हम मान करके चलते हैं। पहली बात तो ये कि कभी भी एक साथ सारे के सारे ग्राहक पैसा मांगने नहीं आएंगे। जितने भी लोगों ने 1 लाख रुपए जमा करा कर रखा है, ऐसे नहीं है कि सारे मुंह उठा करके एक दिन आ जाए, चलो आज तो सब मिलकर के इस बैंक के जितने भी ग्राहक हैं वो पैसा लेना चलेंगे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होता। पहली बात। दूसरी बात यह मानी जाती है कि अगर कोई भी व्यक्ति पैसा लेता है तो वो सारा जो ट्रांजैक्शन होगा वो बैंकिंग के थ्रू होगा। मतलब जैसे मान लीजिए मेरे यहां पे 10,000 रुपए थे, मैंने 10,000 रुपए निकाले, फिर मैंने किसी दूसरे व्यक्ति को दिए तो उसने अपने बैंक में जमा करा दिए। मतलब सारा का सारा बैंकिंग ट्रांजैक्शन चलेगा। ये सारे जो व्यावसायिक बैंक है वो एक अम्ब्रेला के नीचे है, एक छत्ते के नीचे, और वो छत्ता कौन सा है? केंद्रीय बैंक। मतलब सबका सिस्टम तो एक ही व्यक्ति कंट्रोल कर रहा है ना। तो मतलब सारे बैंक कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। मैंने मान लीजिए मैंने इस एक्स बैंक में से पैसा निकाला, आपको दिया, आप अपने वाई बैंक में ले जाकर के जमा करा दिए, मतलब चल तो सब कुछ बैंकों में ही रहना। तो पहली बात तो कभी भी जनता एक साथ पैसा निकलवाने नहीं पहुंचती है। दूसरी बात, जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे ये बैंकों के द्वारा होंगे। तो ये बातें हम मान करके चलते हैं। अब फिर भी इनकेस कभी मान लिया ऐसा कि भैया सारी जनता पहुंच गई एक बैंक की, खिलाओ हमारे पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो, पर इस बैंक वालों ने तो उधार वालों को दे दिया, पैसा नहीं है इनके पास, तो क्या करेंगे? तो भैया एक होता है कॉल लोन, जो होता है कॉल लोन बोला जाता है उसको। मतलब अपने जो भी दूसरे बैंक होते हैं उसको बैंक कॉल करता है कि भैया इतना पैसा आप हमारे बैंक में ट्रांसफर कर दीजिए, जैसे ही हमारे पास एक्स्ट्रा फंड आ जाएगा हम आपको लौटा देंगे। तो ऐसा भी सिस्टम होता है ना, पूरा सिस्टम इनका, वो लौटा देंगे आपको पैसा, कहीं लेकर के भागेंगे नहीं। तो अब इन्होंने, जनता ने 1 लाख रुपए इस बैंक में जमा कराया, 10% ब्याज के तहत 1,10,000 चुकाने। ये 10% पूरे साल के हैं बेटा,
पूरे साल के हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब फिर क्या करा जाएगा, 1 लाख रुपए इनके पास आ गया। अब ये किसको दिया जाएगा, मांगकर्ताओं को दिया जाएगा, जिनको जरूरत है, जो कि मांग कर रहे हैं। पर अब ये जो 1 लाख आया वो 1 लाख का 1 लाख दे देंगे क्या, नहीं दे सकते। 5,000 तो LRR है, तो कितना दोगे, बोले 95,000। 95,000 ही जनता में बांट सकते हैं उधार के तौर पर, ऋण के तौर पर। अब जब 95,000 बांट सकते हो तो बैंक ने बोला बिल्कुल हम आपको उधार देंगे, 10,000 तुझे दे देंगे, 20,000 तुझे दे देंगे, 40,000 तुझे दे देंगे, 5,000 तुझे दे देंगे, बिल्कुल हम सबको बैंक को सबको लोन दे देंगे, परंतु आप लोग को हमें 20% ब्याज देना पड़ेगा। कितना, 20%। ये 20% पूरे साल का, मतलब ये 95,000 जब तक लोग पूरे साल रखेंगे, मतलब पूरे साल में 20% है। अगर कम होगा, कम 3 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने होंगे, तो कैसे निकलता है वो मैंने आपको समझाया। अब देखिए 95,000 का आप 20% निकालिए। 95,000 का आप 20% का मतलब ये हो गया 95,000 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब हमें 95 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 9500 मल्टीप्लाई बाय 2। दो को 0 से गुणा करोगे 0, 2 को 0 से गुणा करोगे 0, 2 को 5 से गुणा करोगे 10, हासिल की 1, 2 9 में 18 और 1 19। कितना आया, 19,000। कितना आया, 19,000। फिर से बोलो कितना आया, 19,000। मतलब अब है ना, बैंक ने लोगों को कितना पैसा दिया था, 95,000। वो 95,000 तो लौट करके आएगा ही आएगा बेटा, क्योंकि बैंकों ने दिया है तो बैंक निकलवाएंगे। प्लस 19,000 क्या है, उसके ऊपर ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा, 19,000 ब्याज मिलेगा। तो टोटल कितना हुआ, 1,14,000 रुपए। कितना हुआ, 1,14,000 रुपए। अब इन्होंने 1 लाख पर एक्स्ट्रा कितना दिया था, 10,000। इन्होंने जनता से जब पैसा लिया तो उनको एक्स्ट्रा कितना लौटाया बेटा, 10,000 लौटाया ना, 10 से ज्यादा तो नहीं लौटाया, 10,000 लौटाया। परंतु इन्होंने जब लोगों को पैसा देना, उधार देना शुरू करा, तो 95,000 पर इन्होंने 19,000 कमा लिए। मतलब ये 1 लाख रुपए जब लोगों ने जमा कराया तो उनको एक्स्ट्रा 10,000 ही देंगे, परंतु इन्होंने लोगों को उधार बांट बांट करके 95,000 पर 19,000 कमा लिए, कमाए ना। तो अगर अब मैं सीधा सा एक हिसाब लगाता हूं कि भैया यहां पर 1,10,000 लौटाने हैं और इनके पास आए कितने हैं, 1,14,000 आए हैं, ठीक है, और वो 5 तो उनके पास पड़े ही हैं। आज एक बात आप मुझे बताओ, मैं 5 भी इसमें जोड़ देता हूं क्योंकि वो उनके पास ही पड़ा रहेगा। तो आज ये जो इनका डिफरेंस है ना बेटा, इन्होंने दे करके जो कमाया है वही इनका क्या कहलाता है, स्प्रेड कहलाता है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाभ कहते हैं बेटा। लाभ क्यों, क्योंकि यहां पर 1,19,000 कमाए हैं, मतलब कमाया कितना है, 19,000, और देना कितना है, एक्स्ट्रा कितना देना है, 10,000। तो ये जो 9,000 आ रहा है ना बेटा, यही क्या होता है, यही इनका लाभ होता है। ऐसे ये लोग लाभ कमाते हैं। तो अब आप एक बार पीछे वाली स्क्रीन पर आ जाओ। दिए जाने वाली ब्याज दर उधार लेने वालों से वसूली जाने वाली ब्याज दर से कम होगी। जो ब्याज बैंक देगा वो कम होगी। बैंक लोगों को कितना दे रहा है, बोले 10%। तुम पैसा जमा कराओ, हम आपको पूरे साल का 10% एक्स्ट्रा देंगे। बोले अच्छा। और जो पैसा उधार लेने आ रहा है, बोला हाँ उधार दे देंगे, चिंता मत करो, पर हम तुमसे 20% उधार लेंगे, मत एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। मतलब जो बैंक पैसा एक्स्ट्रा पे कर रहा है वो दर कम है, और जो लोगों से एक्स्ट्रा पैसा ले रहा है वो दर ज्यादा है। मतलब उधार लेने वालों से ब्याज ज्यादा लिया जा रहा है और जमा कराने वालों को ब्याज कम दिया जा रहा है। यही बात यहां पर बोली गई, ठीक है। और इन दो प्रकार की ब्याज दरों का अंतर, अब इन दोनों प्रकार की जो ब्याज दर है उसका जो अंतर होगा उसको स्प्रेड कहते हैं। स्प्रेड क्यों, क्योंकि फैलाव कर रहा है, अपने पैसा बना रहा है, वो फैला रहा है उसको, और इसी को क्या कहा जाता है, बैंक का लाभ कहा जाता है। आप सोचते हो ना बैंकों को क्या प्रॉफिट होता है, क्यों इतनी माथापच्ची कर रहे हैं, उससे ले उसको दे, तो ये क्या होता है बेटा, बैंकों का लाभ होता है। तो सीधी सी बात, अगर आपसे पूछ लिया जाए स्प्रेड क्या होता है, तो दिए जाने वाली ब्याज दर और उधार लेने वालों से ब्याज दर का जो अंतर होगा उसको स्प्रेड कहा जाएगा। इसमें अगर हम एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना चाहे तो वो लिख सकते हैं स्प्रेड पर, भाई लेने वाली ब्याज दर, ठीक है, उधार पर ब्याज माइनस जमा पर ब्याज। क्या अर्थ हुआ इसका, मतलब जो बैंक उधार पर ब्याज देगा वो हमेशा ज्यादा होगी, ज्यादा थी यहां पे 20% थी, और जमा पर ब्याज जब आप जमा कराओगे उस पर इसकी तुलना में कम होगा, वो 10%। तो ये जो 10% का गैप आ रहा है बेटा, 10% ये जो ज्यादा है, यही इनका क्या है, प्रॉफिट है। यहां पर अभी हमने देखा, यहां पर ये कितना कमा रहे हैं, 19,000 एक्स्ट्रा रुपए इनके पास आ रहे हैं, परंतु उनको एक्स्ट्रा देना कितना है, 10,000 देना है। तो कितने का प्रॉफिट हुआ बेटा,
9,000 का हुआ, इसी को स्प्रेड कहा जाएगा, इसी को लाभ कहा जाएगा। ये पूरा बैंकिंग किस प्रकार से काम कर रहा है वो मैंने आपको समझा दिया है आसान और सरल भाषा में। ओके, व्यावसायिक बैंक उन फर्मों तथा व्यक्तियों के बीच जिनके पास अतिरिक्त कोष होते हैं तथा वे जिनको कोषों की आवश्यकता होती है मध्यस्थता करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या कहा गया है, बैंक मध्यस्थता कर रहा है। मध्यस्थता कैसे, इनके पास पैसा एक्स्ट्रा था, कहाँ जमा कराएं, घर में चोरी हो जाएगा, फायदा भी नहीं होगा, कहाँ जमा कराऊं, कहाँ जमा कराऊं, तो इन्होंने बैंक को बोला हमारे पास जमा कराओ, हमारे पास करो, हम आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा भी देंगे, आओ हमारे पास आओ, जमा करा दी। मुझे पैसे की जरूरत है, ये काम करना है, वो काम करना है, कहाँ से लाऊं पैसा, कहाँ से लाऊं, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं। बैंक ने बोला अरे चिंता मत कर, मेरे पास आ, मैं देता हूँ पैसा, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज लूंगा। बोला हाँ हाँ। तो इसने बैंक ने क्या करा है, जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा रुपया था उनको से लेना और जिनको पैसों की कमी थी उनको देने के बीच में मध्यस्थता का काम कर लिया। अब नहीं तो सोचो कहां पे लोग ढूंढते हैं और यार उसके पास एक्स्ट्रा पैसा उससे लेकर के आ जाओ, और इतना बड़ा सिस्टम कैसे चलता। तो बैंक बड़ा रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अतिरिक्त कोष का मतलब है अतिरिक्त एक्स्ट्रा फंड हो, मतलब एक्स्ट्रा पैसा हो, और जिनको आवश्यकता उनके बीच में मध्यस्थता का काम कर रहा है। जिन व्यक्तियों के पास अतिरिक्त कोष होते हैं वे इन्हें बैंकों के पास जमाओं के रूप में रख सकते हैं, और जिनको इनकी आवश्यकता होती है वे गृह ऋण, उपज ऋण आदि के रूप में बैंकों से इन्हें उधार ले सकते हैं। अब जिनके पास अतिरिक्त कोष है, जिनके पास एक्स्ट्रा फंड है, या हम कह सकते हैं जो सरप्लस फंड है, एक्स्ट्रा पैसा अगर किसी के पास है तो वो क्या कर देंगे, बैंकों में जमा करा देंगे। और ये एक्स्ट्रा पैसा कहां से बेटा, ये किन्स की जो थ्योरी है, y = c + s या i, मतलब जिस भी व्यक्ति की इनकम होगी, जिस भी व्यक्ति की आय होगी, वो दो ही काम करेगा, या तो उपभोग करेगा या बचत करेगा। तो अब उसने उपभोग कर लिया और जब उसका जो पैसा बाकी रह जाएगा वो बचत है, और वो बचत कहां पे ले जाएगा, बैंकों के पास ले जाकर के रख देगा। तो जो भी एक्स्ट्रा पैसा है वो कहां, बैंकों में जमा करा दिया जाएगा। और अब जिन लोगों को पैसों की आवश्यकता है, जरूरत है, वो क्या कर देंगे, उधार ले लेंगे। हम उधार अलग अलग तरीकों से लेते हैं, जैसे होम लोन लेते हैं, हम घरों के लिए लोन लेते हैं, किसान अपनी उपज के लिए लोन लेता है, ठीक है, इन सब के लिए अलग अलग प्रकार से हम उधार लेते हैं। लोग बैंकों में द्रव्य इसलिए रखते हैं क्योंकि बैंक जमाओं पर कुछ ब्याज प्रदान करते हैं। देखो अब लोग अपना जो पैसा है वो बैंकों में क्यों रख रहे हैं, ठीक है, उसके दो कारण है। पहला कारण तो क्या है कि कुछ ब्याज प्रदान कर रहे हैं। मतलब आज मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए जमा कराए थे 1 साल के लिए, और उसको पूरे 1 साल बाद 10,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं 10% की ब्याज के हिसाब से, तो अच्छी बात है ना। वो अगर 1 लाख रुपया घर पे पड़ा रहता तो कुछ नहीं होता, पर बैंक में रखने से मुझे 10,000 एक्स्ट्रा मिले तो फायदा है। तो लोग इसलिए भी कराते हैं क्योंकि भाई हमें ब्याज मिलेगा, और पहला कारण तो ये। दूसरा क्या है, बैंकों में अतिरिक्त कोषों को रखना घर की अपेक्षा सुरक्षित भी है। देखो भैया आज बैंकों में पैसा रखना सुरक्षित है, ठीक है, कहीं ना देखो बैंक जो चल रहे हैं वो सरकार के एक कंट्रोल में चल रहा है। सरकार की तरफ से कौन कंट्रोल कर रहा है, केंद्रीय बैंक कंट्रोल कर रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं कंट्रोल है किसी का, तो हम विश्वास कर सकते हैं। भाई आज घर में से कोई चोरी करके ले जाए, क्या गारंटी ले लोगे। पर बैंकों में अगर कुछ भी मिसमैच होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि हमारी सरकार की गलती थी या ये गलती थी, सरकार उसको सुधारने की कोशिश करेगी, सरकार जनता का पैसा लौटाने की कोशिश करेगी। क्योंकि पूरा जो बैंकिंग सिस्टम चल रहा है वो किसके कारण चल रहा है, केंद्रीय बैंक के कारण, और केंद्रीय बैंक सरकार का ही साथी है। तो ये दो कारण होते हैं, एक तो हमें ब्याज मिलता है ये, और दूसरा बैंकों में हमारा पैसा सुरक्षित रहता है। चेक तथा डेबिट कार्ड के आधुनिक संदर्भ में मांग जमाओं को रखना लेन देन को अधिक सुविधाजनक एवं सुरक्षित बना देता है, यद्यपि इन पर कोई ब्याज नहीं मिलता। देखो अब आज क्या है, हमारे पास चेक की सुविधा है, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, इनकी सुविधा है। एटीएम कार्ड की मैंने आपको कहानी बताई थी कि भाई हम जब चाहे कहीं पर भी, हमें बैंक की लाइनों में लगने की जरूरत नहीं, मैं कहीं पर भी एटीएम दिखेगा मैं वहां जाकर के अपना पैसा निकाल करके ले आऊंगा। और चेक क्या होता है बेटा, चेक एक तरीके का इस प्रकार का सा कागज आता है, ठीक है, चेक एक प्रकार से कागज आता है। उस कागज पे जैसे मान लीजिए आज आप हो, जैसे एक व्यक्ति, आप कोई भी व्यक्ति है, जैसे आप मेरे पास आए, आपने बोला सर मुझे 20,000 रुपये दे दीजिए। मैंने बोला अच्छा भाई 20,000 रुपये देना, ये जो मेरा बैंक का खाता है वो XYZ बैंक में है। तो मैंने बोला यार देख 20,000 मेरे पास कैश तो है नहीं, तो आपने बोला सर कोई बात नहीं चेक काट दीजिए। मैं ठीक है चेक काट दीजिए। अब ये XYZ बैंक वालों ने मुझे एक चेक बुक दे रखी है, मतलब वो जो कागज है उसकी पूरी किताब सी दे रखी है, जितने काटने उतने काट लेना। अब आपने मुझसे कितने मांगे हैं, 20,000 रुपये मांगे, तो मैं इस पर तारीख लिख दूंगा और इस पर आपका नाम लिख दूंगा, टू पे दिस वन, और इतना 20,000 का अमाउंट यहाँ पे 20,000 करके साइन वाइन कर करके ये चेक मैं आपको दे दूंगा। अब ये चेक आप बैंक में, अपने बैंक में ले जाओगे, अपने बैंक में ले जा करके उसको बोलोगे भैया ये चेक है, वो चेक आपका 2-3 दिन में विड्रॉल हो जाता है, मतलब आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। अब आपके बैंक वाले क्या करेंगे, इस XYZ वाले को फोन करेंगे, अरे भैया आपके बैंक में इस नाम का अकाउंट है, मनीष सर का अकाउंट है, बोले है साहब है,
बोले अच्छा, तो उनके में 20,000 से ज़्यादा का अमाउंट है? बोले है साहब, है, बिल्कुल है। तो 20,000 इन्होंने ये चेक भेजा, इसकी देखिए, इस चेक पर आप 20,000 हमारा अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, फिर हम उस व्यक्ति के पास भेज देंगे। ये चेक है। परंतु हमेशा एक बात ध्यान रखना, चेक लीगल टेंडर नहीं है बेटा। जैसे पैसा जो है ना वो लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर का मतलब सरकार की तरफ से जारी है, ठीक है। चेक सरकार की तरफ से जारी नहीं है। आज मुझे कोई व्यक्ति कैश में पेमेंट करे, मैं उसको मना नहीं कर सकता, क्योंकि वो कैश सरकार की तरफ से जारी है। मना करूंगा तो वो मुझे जेल में और भेज देगा। परंतु अगर कोई व्यक्ति मुझे चेक में पेमेंट करे, मैं मना कर सकता हूँ? बिल्कुल, मेरे पास पूरा पूरा अधिकार है, क्योंकि चेक सरकार की तरफ से लीगल टेंडर नहीं है, सरकार की तरफ से जारी नहीं है। ये तो क्या है कि हमने हमारे सिस्टम को, बैंकिंग सिस्टम को और आसान बनाने के लिए कर लिया। देखिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि यूज नहीं करना चाहिए, सब यूज करते हैं, पर मैं आपको एक बस फैक्ट बता रहा हूं कि चेक लीगल टेंडर नहीं होता है, सरकार की तरफ से जारी नहीं होता है। वो तो बैंकों ने अपना पूरा सिस्टम आसान बनाने के लिए उसको चला लिया है। बाकी है सेफ, अच्छी चीज है चेक, ओके। तो चेक, एटीएम, इनके कारण हम जब भी चाहें तब भी हमारे पैसों की आवश्यकता होती है, हम कभी वो पैसा निकलवा सकते हैं, ठीक है। सुविधाजनक और सुरक्षित भी होता है। हाँ, इन पे हमें कोई ब्याज नहीं मिलता, चेक पर, एटीएम पर इन पे ब्याज नहीं मिलता। बैंकों में जमा किए गए कोषों का बैंक क्या करता है? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि पैसा जनता से जमा तो कर लिया, पर अब जो कोष, जो फंड, पैसा जो उनके पास आया बैंकों के पास, अब बैंक इन एक्स्ट्रा पैसों का क्या करता है? अब आपको तो मैंने बता ही दिया, पूरी कहानी समझाई दी। ये मानकर कि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति जिसने बैंक में धन जमा किया है, एक ही समय में अपने धन को नहीं निकालेंगे। देखिए क्या शब्द लिखा है, ये मानकर करके। हम दो कल्पना करते हैं, हम दो बातें मान करके चलते हैं कि पहला तो सारे व्यक्ति एक साथ नहीं पहुंचेंगे, और दूसरी बात, पहुंच गए तो सारा का सारा जो ट्रांजैक्शन होगा वो बैंकों में होगा, इस बैंक में से निकल करके उस बैंक में, उन बैंकों में पैसा चला जाएगा। तो हम ये मान करके चलते हैं कि जितने भी लोगों ने एक बैंक में पैसा जमा कराया है, वो सभी लोग एक दिन में सारा का सारा पैसा निकालने के लिए नहीं आएंगे। बैंक इन कोषों का किसी व्यक्ति को, जिसको कोषों की आवश्यकता है, ब्याज पर दे सकता है। वास्तव में बैंकों को यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि उनको समय पर कोष वापस मिल जाए। देखो, अब जो पैसा उनके पास, बैंकों के पास आया है, उस पैसे को क्या है, जिन लोगों को आवश्यकता होगी उनको बैंक उधार दे देगा। परंतु बैंक को यह बात ध्यान रखनी होती है कि भाई पैसा हमें वापस टाइम पे मिल जाना चाहिए, जिससे कि हम लोगों को भी लौटा सके। देखो, और ये चीज अभी आपको जो हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे ना, व्यापारिक बैंकों के कार्य। व्यापारिक बैंकों में दो काम उनके महत्वपूर्ण होते हैं, एक जमा लेना और एक ऋण प्रदान करना। जमा अलग अलग प्रकार से करी जाती है बेटा। एक आपने नाम सुना होगा, फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है। क्या कहा जाता है? फिक्स्ड डिपॉजिट, शॉर्ट में इसको एफडी कहा जाता है, या हम हिंदी में इसको स्थायी जमा कहते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या होता है, जैसे मैं आज, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के बच्चा, लड़का लड़की जो भी हो, और उसने क्या करा, एक साथ ला करके 5 लाख रुपए क्या करे, बैंक में जमा करा दी। 5 लाख रुपए जमा कराया, वो बोला 10 साल तक के लिए मेरी इसकी एफडी कर दो, क्योंकि 10 साल बाद उसको पता है कि मेरा बच्चा, मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी और उसके फर्दर एजुकेशन के लिए मुझे पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैं क्या करता हूं, 10 साल बाद निकाल लूंगा। तो अब उस व्यक्ति ने 10 साल के लिए क्या करा, 5 लाख रुपया बैंक में जमा करा दिया। अब इस एफडी पर क्या है, बहुत अच्छा ब्याज, मतलब जो नॉर्मल ब्याज की तुलना में बहुत अच्छा ब्याज बैंक इसको देता है। बैंक इसको क्यों दे रहा है? क्योंकि 5 लाख रुपए 10 साल के लिए ब्लॉक हो गए। 5 लाख रुपए 10 साल के लिए बैंक के पास आ गए, मतलब वो अब आराम से उनको लोन दे सकता है, और वो उसको जितना ब्याज देगा उससे ज्यादा मतलब ब्याज कमा लेगा। तो ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं जो एफडी करा करके रखते हैं। एक होती है बेटा आरडी। आरडी में क्या होता है कि जैसे अब आज मान लीजिए मैं हूं, मेरे पास जैसे मान लीजिए एक साथ 5 लाख रुपए नहीं है, पर मैंने सोचा नहीं यार कराना तो है कुछ, तो मैंने ये करा 5 साल के लिए। मैंने क्या करा, बैंक को जाकर के बोला मैं हर महीने 5 साल के लिए 3-3 हजार रुपए जमा कराऊंगा, हर महीने 3-3 हजार रुपए। हर महीने 3 हजार जमा कराने का मतलब है 36,000 रुपए मेरे पूरे साल में आ जाएंगे, ठीक है। और 5 साल का मतलब हो गया 0 0 0 5 6 30, 3 5 3 15 3 18, मतलब 5 साल में 1,80,000 रुपए मैं बैंक के पास जमा करा दूं। मतलब अब बैंक को यह पता है कि मेरे पास आने वाले 5 साल में हर महीने 3-3 हजार रुपए आएंगे। अब इस पे भी अच्छा ब्याज मिलता है, पर एफडी की तुलना में कम मिलता है, ठीक, अच्छा खासा ब्याज मिलता है। मतलब मैं उस बैंक को पता चल गया कि अब 1 साल के लिए हर महीने 3 हजार चलाओ उधार पे, चलाओ ऋण पे। तो ऐसे पूरा सिस्टम बैंकों ने बहुत अच्छे सोच समझ करके बना रखा है। इस प्रकार बैंक इन कोषों का कुछ भाग जमाकर्ताओं को देने के लिए रखकर जब भी वे चाहे, और कोई भी बैंक ज्यादा उधार देना चाहेगा, और तो इनमें से कुछ पार्ट वो अपने पास रखता है, इससे वो लौटा सके और बाकी ज्यादा उधार दे सके, क्योंकि उधार देने से ही बैंकों को प्रॉफिट होता है, उधार देने से ही लाभ होता है। हम एक आगे टॉपिक पढ़ेंगे कि व्यावसायिक बैंकों का साख सर्जन का कार्य। जो बैंक है ना, वो पैसों से पैसा बनाता है बेटा, वो कैसे बनाता है वो हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत आप समझ ही गए होंगे, और वो हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन बैंकों को जीवित रखने के लिए जमाकर्ताओं को धन वापस करना अधिक महत्वपूर्ण है। देखो, अब आप इस चीज को समझिए
कि ये जो पूरा बैंकिंग सिस्टम चल रहा है वो जमाकर्ताओं के भरोसे ही चल रहा है। अगर जमा कराने वाले मना कर दे रहे जमा ही नहीं कराने, तुम पैसे टाइम पे नहीं लौटाते हो, तो फिर ना तो उधार दे पाओगे, ना प्रॉफिट कमा पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो जमाकर्ताओं का विश्वास बने रहे इसलिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए समय समय पर अगर जमाकर्ता पैसा मांगता है वो लौटाना अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका विश्वास बना रहा तो आपका ज्यादा पैसा जमा कराएंगे, और ज्यादा पैसा जमा कराएंगे तो बैंक ज्यादा काम कर पाएगा, ज्यादा पैसा खुद कमा पाएगा। लोग अपने धन को बैंकों में तभी रखेंगे जब वे पूर्णतः आश्वस्त हो जाए कि उसको मांगे जाने पे वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो जब बैंकों को, लोगों को ये विश्वास हो जाए कि हाँ भैया बैंक से जब भी हम पैसा मांगेंगे तो वो हमें पैसा दे देगा, जो पैसा हमने जमा कराया और हम जब मांगेंगे वो तब दे देगा, तभी लोग पैसा जमा करेंगे। आश्वस्त का मतलब क्या है? हाँ बिल्कुल चैन की नींद, हाँ बैंक में अपना पैसा जमा पड़ा है और जब भी जरूरत होगी तभी निकाल लेंगे। तो ये विश्वास जब मिल जाता है तभी बैंकों में पैसा जमा कराया जाता है। अगर लगता है कि नहीं यार बैंक तो पैसा निकालने नहीं देता, इतना निकालो, ये मत करो, ये मत करो, तो लोग फिर क्या करते हैं, घरों पे रख लेते हैं। तो इन जमाकर्ताओं का विश्वास बैंकों के लिए बड़ा जरूरी है। एक बैंक को इसलिए अपना उधार देने संबंधी क्रियाओं को इस प्रकार संतुलित करना चाहिए कि उनके पास जमाकर्ताओं को मांगे जाने पर देने के लिए पर्याप्त कोष उपलब्ध हो। तो इसलिए किसी भी बैंक को इस प्रकार से संतुलन बिठाना चाहिए कि हाँ भैया इतना पैसा हम उधार दे दें और उसके बाद इतना बच जाए कि अगर लोग मांगने आ जाए तो हम उनको लौटा सकते हैं, हम उनको पैसा दे सकते हैं। क्योंकि पैसा उधार देना भी जरूरी है। क्यों देना जरूरी है? दो कारणों से। कारण एक तो बैंक को फायदा हो रहा है, दूसरी बात कोई व्यक्ति का काम निकल जाता है यार, ठीक है, उसके बच्चे की पढ़ाई के लिए लोन ले लेता है, बच्चों की शादी के लिए लोन ले लेता है, घर मकान बनाने के लिए लोन ले लेता है, और कहीं ना कहीं लोग निवेश करने के लिए, क्योंकि निवेश करेंगे, पैसा लगाएंगे तो ही तो अर्थव्यवस्था और बढ़ेगी यार। तो अगर वो काम नहीं करेंगे तो भी बेकार बात है। और अगर इनका जो जमाकर्ताओं का विश्वास हमने तोड़ दिया तो फिर इनसे पैसा नहीं आया तो सारी बातें चौपट है, सब बातें बेकार है। तो इनको समय समय पे ये मांगे जब इनको उतना पैसा दे भी सके और बाकी से हम साख सर्जन भी कर सके, बैंक को पैसा से पैसा भी बना सके, उधार भी दे सके, ये काम भी हो। दोनों के बीच में बैलेंस करने की जरूरत है। इतना पैसा रखे कि लोग अगर मांगने आ जाए तो हम उनको लौटा देंगे। ओके, तो ये जो है ये व्यावसायिक बैंक की जो बेसिक जो कहानी है वो कहानी आज हम लोगों ने जानी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जानेंगे व्यावसायिक बैंकों के कार्य, कि ये जो व्यावसायिक बैंक है, व्यापारिक बैंक जिनको कहा जाता है, कॉमर्शियल बैंक है, ये क्या क्या काम करते हैं, जिसमें हमने जमा कर देखा, ठीक है, ऋण प्रदान करना देखा, इसके अलावा और भी बहुत से कार्य होते हैं, वो हम लोग जानेंगे। और फिर उसके बाद जो हम लोग आगे बढ़ेंगे वो केंद्रीय बैंक की तरफ बढ़ेंगे। आज का आपका सेशन कैसा लगा बच्चों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको क्लासेस कैसी लग रही है वो भी बताइए, और कोई डाउट हो तो वो भी पूछिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, इस चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कि जो कि हिंदी मीडियम के जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं परंतु उनके पास संसाधन नहीं है, वो पढ़ सके, उनको अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिल सके बच्चों। और लर्न एंड शेयर आर्ट्स का टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, प्लीज़ वहाँ पर जाकर के उसको भी ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपको सभी जानकारी मिल जाए। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।